हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त और ज़बरदस्त होंगे। ये हमारी मूल विधि की सेकंड क्लास है। इससे पहले जो क्लास थी इसमें हमने यही एक्ट पढ़ाया था, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसके बैकग्राउंड के बारे में, इसके तत्कालिक कारण के बारे में कंटेंट हम बहुत अच्छा लाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे पता है जो सीरियस एस्पिरेंट हैं वो फालतू की बातें और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते। उन्हें क्लास में फालतू की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, केवल पढ़ाई से ही मतलब रखते हैं, सिलेबस से। तो मैं कोशिश करता हूँ कंटेंट में बहुत कम समय लगे, बहुत अच्छे तरीके से इस कंटेंट को लाएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर हम पर कोई गलती होती है तो अपना सुझाव भी रखें। तो चलिए हम वीडियो की ओर चलते हैं। क्लास हमारी सेकेंड है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 1986। इसमें जो अध्याय 4 हैं, सेक्शन धारा जो 26 हैं, ये बात पहले भी हम आपको बता चुके हैं। देखो चैप्टर नंबर पहला जो प्रीलिमिनरी मतलब प्रारंभ की बात करता है, जिसके प्रारंभिक बात करता है, जिसमें सेक्शन 1 से 2 है। सेक्शन पहली कहती है हमारे संक्षिप्त नाम या विस्तार या प्रारंभ, मतलब इसका नाम क्या होगा और इसका विस्तार कहाँ तक होगा और ये कमेंसमेंट लागू कब हुआ था। तो इसका नाम होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। EPA 1986। इसका विस्तार संपूर्ण भारत और कुछ जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसकी जो तारीख है अलग लागू होने की, उस समय जो अधिसूचना जारी हुई थी उसमें ये बात लिख दी थी। कुछ विभिन्न जो क्षेत्र हैं उन पर इसे लागू करने के लिए कुछ अलग से तिथियां निर्धारित की गई थी, समय समय पर उसमें परिवर्तन करते गए थे, ठीक है। तो वैसे ही संपूर्ण भारत पर लागू है और संपूर्ण भारत पर ये लागू, जो लागू की इसकी जो डेट है वो 19 नवंबर है, 19 नवंबर है 1986, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ। ये इसी दिन पारित हुआ था और इसी दिन ये लागू हो गया था। चैप्टर नंबर हमारा प्रीलिमिनरी प्रारंभ की बात करता है। इसमें सेक्शन 1 से 2 हैं। संक्षिप्त नाम विस्तार या प्रारंभ पहली सेक्शन करती है। इसका नाम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या EPA एक्ट 1986। ये संपूर्ण भारत पर लागू होता है। लागू होने की जो तिथि थी इसकी 19 नवंबर 1986। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस की बात करती है, परिभाषा की बात करती है। किसकी बात करती है? परिभाषाएं की। तो इसकी परिभाषाएं देखो, परिभाषाएं के बाद इसके कई क्लोज डिवाइड हैं। इसमें देखो प्रमुख क्लोज हैं, जैसे पर्यावरण की जो सेक्शन, पर्यावरण अधिनियम की जो सेक्शन नंबर 2 की जो परिभाषा है उसमें परिभाषाओं को क्लॉज में डिवाइड किया गया है। इसकी जो क्लॉज है 2A, ये पर्यावरण का बोध, मतलब पर्यावरण का कैसे में पता चलेगा ये पर्यावरण है, उसको क्लियर किया गया कि ये चीज़ें सब हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। जैसे जीवित प्राणी है, निर्जीव है, चीज़ें हैं, सूक्ष्म जीव है, मानव है, अन्य ये सारी चीज़ें हमारी पर्यावरण के अंतर्गत ही आती हैं। एबायोटिक चीज़ें जैसे जमीन है, भूमि है, वायु है, ये सारी चीज़ें भी हमारी किसके अंतर्गत आती हैं? पर्यावरण के। संपत्ति, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी सब पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। ये हमारी परिभाषा 2A बताती है, ठीक है, जिसे पर्यावरण बोध के नाम से भी जाना जाता है। सेक्शन नंबर 2 का जो सेक्शन नंबर 2 है उसकी क्लॉज 2B क्या कहता है, इस बात पर ध्यान दीजिए। पर्यावरण प्रदूषक की, तो सिंपल सी बात है, जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं पर्यावरण प्रदूषक कहलाते हैं, चाहे वे ठोस अवस्था में हो चाहे गैस अवस्था में हो, जिनकी मात्रा हमारे पर्यावरण के लिए, जैसे कोई चीज़ गैस है, गैस की कोई ऐसी मात्रा जो मिनिमम मात्रा में तो उसमें कोई भी प्रदूषण नहीं होता, मगर मैक्सिमम मात्रा में अगर एनवायरनमेंट में प्रदूषण होता है या एनवायरनमेंट प्रदूषित होता है तो पर्यावरण प्रदूषक कहलाता है वो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जो पर्यावरण के लिए प्रदूषित करता है वह पर्यावरण प्रदूषक कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। देखो प्राइमरी कैसे होता है, जो डायरेक्ट एनवायरनमेंट में छोड़े जाते हैं, जैसे NO2 है, SO2 है, ठीक है, CO2 है, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारे डायरेक्ट एनवायरनमेंट में छोड़ी जाती हैं। मगर जो सेकेंडरी होते हैं, द्वितीय प्रदूषक पोल्यूटेंट होते हैं, तो जैसे समताप मंडल में ओजोन परत है जो 12 से 35 किलोमीटर पे, इसमें जो परावैंगनी किरणें आती हैं इन परावैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है, ठीक है। अगर ये समताप मंडल थोड़ी नीचे आ जाए, ये जो परत ओजोन परत है थोड़ी अगर नीचे आ जाए तो हमारे लिए हानिकारक है ये। तो ये जो है सेकेंडरी हमारे पोल्यूटेंट हैं, प्रदूषक हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। सेक्शन 2 परिभाषा की बात करती है। परिभाषा में 2A है जो हमें पर्यावरण का बोध कराती है। 2A मतलब पर्यावरण प्रदूषकों की बात करती है। पर्यावरण प्रदूषक 2 प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक और द्वितीयक, ठीक। 2C जो पर्यावरण प्रदूषण की बात करता है, मतलब
पर्यावरण प्रदूषकों का विद्वान होना, पर्यावरण में जो पर्यावरण प्रदूषक हैं, जो विद्वान हैं, जो उनसे अभिप्रेत है, उनके बारे में ये बात करता है। ठीक है। 2D हमारे हैंडलिंग की बात करता है, किसी जैसे कोई भी मेंटेन करता है इस चीज़ के लिए, ये क्षतिकर पदार्थ है इनके लिए मेंटेन करने का काम करता है, उसके बारे में करता है। जैसे संभालना, इसका निर्माण करना, किसी पदार्थ का प्रसंस्करण करना, इन सारी चीज़ों को पैकेज कराना, पैकिंग कराना, इन्हें ट्रांसपोर्ट करना, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। सेक्शन हमारे 2C बताती है। ठीक है, सॉरी 2D बताती है। अगली उसकी बात करते हैं 2E की। इसमें हजार्डस सब्सटेंसेस की बात करता है, खतरनाक पदार्थ की। क्षतिकर पदार्थ को रोकने की इन पर बिल्कुल कंट्रोल किया गया है, इनको बैन कर दिया गया है। जो क्षतिकर पदार्थ उन्हें रखने की कोई अथॉरिटी नहीं है। अगला हमारा 2F बात करता है अधिष्ठाता, मतलब ऑनर होता है। जैसे किसी भी कंपनी में मालिक जो होता है, जो मतलब हजार्डस जो सब्सटेंसेस होते हैं, खतरनाक पदार्थ होते हैं, उनको कंट्रोल करना, उनकी देखरेख करना, उनके अंडर में वह हानिकारक क्षतिकर जो पदार्थ है उसका होना, इसकी बारे में बात करता है कि किसी कंपनी का मालिक जिसके नियंत्रण में किसी हानिकारक पदार्थ का होना, ये अधिष्ठाता की बात करता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार हम आपको क्लियर फिर कराते हैं। पहले हमारी प्रीलिमिनरी की बात करता है, चैप्टर और सेक्शन इसकी पहली, इसके टाइटल या नाम, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट या कमेंसमेंट की बात करता है। दूसरा हमारा परिभाषा, डेफिनेशंस की बात करता है। इसकी क्लॉज है 2A जो पर्यावरण के बोध के बारे में बात करता है, पर्यावरण प्रदूषक की बात करता है, पर्यावरण प्रदूषण की बात करता है, और नंबर 2D हैंडलिंग की बात करता है, 2E खतरनाक पदार्थ की बात करता है, और 2F अधिष्ठाता की बात करता है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैप्टर नंबर अगला, उसकी ओर हम चलते हैं, उसके सेक्शन के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम है केंद्र सरकार की साधारण शक्तियां, जिसमें सेक्शंस, धाराएं हैं 3 से 6। सेक्शन 3 हमारी क्या कहती है, तो आप देखिए, पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार हेतु केंद्र सरकार की शक्तियां। पर्यावरण के संरक्षण और सुधार की जो शक्तियां होंगी वो किसके हाथ में होंगी, केंद्र सरकार के हाथ में होंगी। इस जो सेक्शन है, इसकी धारा 3 में कुछ क्लॉज है, 3A 3B। तो 3A कहता है कि केंद्र सरकार को ऐसी सभी उपाय करने की शक्तियां होंगी जो पर्यावरण के संरक्षण और उसका निवारण या नियंत्रण कर सके। 3B क्या कहता है, तो 3B ये कहता है कि निम्न कार्य करने की शक्तियां होंगी, जिसमें 14 विषय जोड़े गए हैं। मैं एक बार रिपीट करता हूं कि चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है केंद्र सरकार की साधारण शक्तियां, जिसमें सेक्शन 3 से 6, जिसकी धारा 3 कहती है पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार हेतु केंद्र सरकार की शक्तियां होंगी। 3A ये कहता है केंद्रीय सरकार को ऐसे सभी उपाय करने की शक्तियां होंगी जिसमें पर्यावरण का संरक्षण हो सके, उसका निवारण हो सके, पर्यावरण से प्रभावित करने वाली चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। ठीक, आई थिंक आपको 3B क्लियर हुआ होगा। अब 3B की बात करते हैं। 3B में कुछ निम्न कार्य दिए गए हैं, उनमें कुछ 14 विषय जोड़े गए हैं। उन विषय पर काम करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। तो उन विषयों को हम बात करते हैं एक एक करके। देखो, पहला विषय ये है कि राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, उनके ऑफिसर से एम्प्लॉयमेंट जो रैंक होती है, और अन्य जो अथॉरिटियां होती हैं, अन्य प्राधिकरणों के मध्य जो समन्वय स्थापित करना होगा, उनके बीच अगर समन्वय स्थापित नहीं होगा तो नुकसान हो सकता है। ठीक है। नंबर दूसरा जो हमारा विषय कहता है कि पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण या निवारण या उपशमन हेतु राष्ट्रव्यापी कार्य योजना। पर्यावरण के प्रदूषण के नियंत्रण, निवारण, उपशमन हेतु राष्ट्रव्यापी कार्य योजना को तय करना, इस योजना को तैयार करना, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होगा। आई थिंक आपको ये 2 विषय क्लियर हुए होंगे। तीसरा हमारा जो विषय है कि पर्यावरण के विभिन्न तत्वों के संबंध में क्वालिटी या मानक स्थापित करना होगा। क्वालिटी और मानक तय करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये तीसरा विषय है हमारा। चौथा विषय है कि विभिन्न स्रोतों से निकलने वाले पर्यावरण प्रदूषकों की मात्रा तय करना। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके हमने 4 विषय बता दिए, आगे हम 10 विषय और बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आगे विषयों की ओर चलते हैं हम। देखो, अगला विषय हमारा ये है कि नंबर 5 जिसे, देखो अगला विषय हमारा है 5वां, जो बात करता है ऐसे क्षेत्रों को तय करना है जिसमें विशेष उद्योग धंधे ना चलाए जा सके या उन्हें सुरक्षा के साथ चलाया जा सके। 5वां विषय जो है कि ऐसे क्षेत्रों को तय करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें उद्योग धंधे को चलाया ना जा सके। अगर चलाया जा सके तो उनकी बहुत बड़े लेवल पर सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक है। अगला विषय छठा, जिसे पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाली दुर्घटनाओं को रोकना, पर्यावरण प्रदूषण को फैलाने वाली जो दुर्घटना उन्हें रोकना या उपाय ढूंढना। और अगला विषय है कि खतरनाक पदार्थों, हजार्डस
जो सब्सटेंसेस होते हैं या संकट में पदार्थ होते हैं उनको हैंडल करना, जैसे स्टायरन गैस है, अमोनिया गैस है, इनका भंडारण करना, तो इस चीज़ों के काम जो है सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन छोड़ा गया है। ठीक है। 8वां विषय है कि ऐसे विनिर्माण प्रक्रियाओं को जांच करना है जिनसे प्रदूषण खतरा है। जो कहीं प्रोडक्शन हो रहा है, किसी कोई चीज़ बन रही है, उसका निर्माण हो रहा है किसी कंपनी फैक्ट्री, उनकी जांच पड़ताल करने का काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अगला विषय है कि पर्यावरण प्रदूषण संबंधी अनुसंधान एवं अन्वेषण करना तथा इनका प्रयोजित करना। पर्यावरण प्रदूषण संबंधी जो भी अनुसंधान है या जो इनका अन्वेषण करना, इनका इन्वेस्टिगेशन करना, ये सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। और अगला विषय है कि फैक्ट्री प्लांट का निर्माण या निरीक्षण करना। फैक्ट्री का प्लांट, कोई फैक्ट्री या कोई प्लांट है जो बन रहा है, इसका निर्माण से संबंधित इसका निरीक्षण करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ये सारी काम सेंट्रल गवर्नमेंट के। अगला विषय हमारा ये है कि पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना। पर्यावरण संबंधित जो प्रयोगशाला है उनकी स्थापना करना है, उन्हें मान्यता देना है, ये भी काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है। 12वां है पर्यावरण संबंधित जो जानकारी है, पर्यावरण संबंधित जो जानकारी उसे एकत्रित करना, उसे पब्लिश करना, मतलब प्रकाशित करना, ये भी काम किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और अगला विषय हमारा कि प्रदूषण रोकने के लिए मैनुअल या गाइड तैयार करना। ये जो गाइड होती है उन्हें तैयार करना कि कैसे कैसे प्रदूषण को रोका जाएगा, ये सारे जो दिशा निर्देश सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है। अगला विषय है कि अन्य कोई उपाय जो अधिनियम के उद्देश्य को पूर्ण करता है। ये अगला जो हमारा विषय ये कहता है कि अन्य कोई उपाय जो अधिनियम के उद्देश्य को पूर्ण करने में सहायक हो, वह विषय सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ही आएगा। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब इस सेक्शन की जो धारा 3C है उसकी ओर चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेक्शन नंबर अब 3C क्या कहती है? तो सेक्शन नंबर 3C कहती है गजट में अधिसूचना के जरिए केंद्र सरकार इस अधिनियम के निर्देशों को लागू करने के लिए प्राधिकरण का गठन करेगी। जो गजट होता है केंद्र राजपत्र होता है। केंद्र राजपत्र होता है कि आधिकारिक रूप से कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें नए कानून के आधिकारिक नियम या विनियम दिए होते हैं। ठीक है। तो उसमें ये बताया गया गजट में अधिसूचना के जरिए केंद्र सरकार इस अधिनियम के निर्देशों को लागू करने के लिए प्राधिकरण का गठन करेगा। जो निर्देश हमारे सेक्शन 5 में दिए गए हैं उन निर्देशों को लागू करने के लिए नए प्राधिकरण का गठन कर सकते हैं। ठीक है। इससे संबंधित एक मोस्ट पॉइंट ये है कि MC मेहता वर्सेस भारत संघ 1998 एक केस है। 7 जनवरी 1998 को क्या हुआ था, एक कानून बना था, एक नया कानून जिसे EPCA पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण के नाम से जानते थे। इस कानून का काम था कि जो दिल्ली NCR था, दिल्ली NCR में प्रदूषण कम करने का काम था। ये 22 साल तक चला और 22 साल बाद ये हटा दिया गया था। इसमें थोड़ी कमियां आने लगी थी, इस वजह से ये कानून हटाया गया। एक नया कानून आया था 28 अक्टूबर 2020 के लिए, अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करके। अध्यादेश राष्ट्रपति करता है, जब संसद का अवकाश चलता है तो नए कानून बनाने के लिए अध्यादेश जारी करता है। तो अध्यादेश जारी किया था, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत करता है। तो एक नया प्राधिकरण का गठन होता है जिसे हम CAQM मतलब कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसका काम था दिल्ली NCR प्रदूषण रोकने का। दिल्ली NCR में जो प्रदूषण था उसे रोकने का काम था। इस समय इसके अध्यक्ष जो थे AM कट्टी थे। AM कट्टी इसके अध्यक्ष थे। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। 3C हमारी कहती है गजट में अधिसूचना के जरिए केंद्र सरकार इस अधिनियम के निर्देशों को लागू करने के लिए प्राधिकरण का गठन करेगी। केंद्र सरकार जो सेक्शन 5 है जिसमें निर्देश दिए गए इनको लागू करने के लिए कोई भी प्राधिकरण का गठन कर सकती है केंद्र सरकार। एग्जाम्पल में हम आपको बता सकते हैं, एक EPCA एक लागू एक गठन बनाया गया था, एक कानून जो 1998 में था, ये अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो उसके बाद एक नया कानून 2020 में बनाया गया था जिसे हम CAQM के नाम से जानते हैं। ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। इन दोनों कानून का काम था NCR में वायु प्रदूषण, मतलब जो NCR में वायु प्रदूषण या कोई भी प्रदूषण था उसे कम करने के लिए। सेक्शन नंबर 4 हमारी क्या कहती है? सेक्शन नंबर हमारी 4 ये कहती है कि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकेगी। इस कानून की जो इस अधिनियम के जो प्रावधान है इन्हें लागू करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करी जाएगी, उन्हें अपॉइंट किया जाएगा अधिकारियों के लिए। ठीक है। ये 2 तरीके के होंगे केंद्र सरकार के, एक तो डायरेक्ट केंद्र सरकार के ही अधीन होंगे और दूसरे जो होंगे सरकार या प्राधिकरण या आयोग आदि के आदेश पर, सरकार के आदेश पर या प्राधिकरण के माध्यम से या कोई भी आयोग हो उसके माध्यम से। ठीक। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। सेक्शन नंबर 4 अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। अब चलते हैं अगली सेक्शन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेक्शन नंबर हमारी 5 बात करती है निर्देश या निर्देश देने की शक्तियाँ।
देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए निर्देश देने की शक्तियाँ हैं। ये शक्तियाँ दो प्रकार की, पहली किसी फैक्ट्री या प्रक्रिया को बंद करने या विनियमन करने का आदेश है, किसी फैक्ट्री प्रक्रिया को बंद करने या विनियमन करने का आदेश है। नंबर दूसरा ये शक्ति है कि विद्युत जल एवं अन्य सेवाएं बंद करने का आदेश ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो निर्देश देने की शक्ति है सेक्शन 5 हमारी, ठीक। सेक्शन 5 ट्रिब्यूनल की बात करता है, जो NGTA नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो 2010 आया है। यदि इनसे कोई व्यथित व्यक्ति है, जैसे उसकी कंपनी बंद कर दी, फैक्ट्री बंद कर दी, उसे नुकसान हो गया बहुत बड़ी मात्रा में, तो वो NGT में अपने केस को, अपने आदेश को फाइल कर सकता है, वहाँ से उसे कंपनसेशन मिलेगा। अगर वहाँ से कंपनसेशन नहीं मिलता तो 90 दिनों के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है, ठीक है। तो सेक्शन 5 हमारे NGT एक्ट राष्ट्रीय हरित अधिकरण की अपील की बात करता है। ये धारा 5 के अधीन आदेशों से व्यक्ति, तो धारा 5 के अधीन जो आदेश है उनसे व्यथित व्यक्ति होता है, NGT एक्ट में अपील फाइल कर सकता है। आई थिंक आपको 5 क्लियर हुई होगी। अगली सेक्शन हमारी 6 है, जो पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन करने के लिए नियम के बारे में बात करता है। जो बावत नियम है उनसे संबंधित नियम बनाने की बात करता है, जैसे प्रदूषण ध्वनि नियंत्रण नियम है आदि है, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा 3 है, उसके बारे में हम बात करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 3 पर हम चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 है पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उपशमन। इसमें सेक्शन जो है 7 से 17 तक है। तो एक एक सेक्शन पर चलते हैं। सेक्शन नंबर 7 ये कहती है कि फैक्ट्री आदि के संचालक द्वारा प्रदूषण होने से रोकना। फैक्ट्री के जो संचालक होते हैं वही प्रदूषण को रोकेंगे, सेक्शन नंबर 7 ये कहती है। सेक्शन नंबर 8 कहती है कि खतरनाक पदार्थ को हैंडल या संभालने वाले व्यक्ति के कर्तव्य है कि रक्षा प्रक्रिया का पालन करें। जो परिसंकट में पदार्थ है उन्हें जो हैंडल करते हैं उनका ये कर्तव्य है कि वह रक्षा प्रक्रिया जो होती है उसका पालन करें, ठीक है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। सेक्शन 9 कहती है कि जो प्रदूषक तत्व के रिसाव पर सरकारी विभागों को जानकारी दे। जो अभिकरण है, प्राधिकरण है, एजेंसीज वगैरह हैं, उन्हें सूचना दे अगर कोई ऐसी स्थिति हो रही है कि जहाँ पर बहुत बड़ा मतलब गैस का रिसाव हो गया, दुर्घटना होने की संभावना है, ठीक, ऐसी स्थिति में। सेक्शन 10 कहती है प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति, इंस्पेक्शन की या एंट्री की, फैक्ट्री में या कंपनी में कौन व्यक्ति आ सकता है, कब आ सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात की गई धारा 10 में। धारा 11 कहती है नमूने लेने की शक्ति, किसी का सैंपलिंग करने की शक्ति, धारा 11 में इसकी बात की गई है। और धारा जो हमारी 12 कहती है पर्यावरण की प्रयोगशालाओं के बारे में बात करती है, पर्यावरण से जो रिलेटेड प्रयोगशाला उनके बारे में धारा 12 बात करती है। धारा नंबर 13 कहती है सरकारी विश्लेषकों, जो अधिसूचना में जारी की गई अर्हताएं उनके आधार पर सरकारी विश्लेषकों को अपॉइंट किया जाएगा। ये काम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है ये। और सेक्शन नंबर 14 ये कहती है सरकारी जो विश्लेषक होते हैं इनकी रिपोर्ट के बारे में बात करती है। सेक्शन 15 हमारी कहती है कि जो प्रावधान बनाए हुए हैं, जो अधिनियम के उपबंध हैं, इनके उल्लंघन करने पर शास्ति की बात करती है। शास्ति मतलब होता है पेनाल्टी की बात करती है, जिसमें 5 साल की सजा है, 1 लाख तक का जुर्माना है और अधिकतम जो सजा है वो 7 साल की है, ठीक है। सेक्शन 16 कहती है कंपनियों द्वारा अपराध, कंपनी के द्वारा अपराध के बारे में बात करती है सेक्शन नंबर 16। और सेक्शन नंबर 17 करती है सरकारी विभागों द्वारा अपराध के बारे में बात करती है, ठीक है। एक बार हम आपको फिर रिपीट करते हैं। सेक्शन 7 कहती है फैक्ट्री आदि के संचालक द्वारा प्रदूषण होने से रोकना होता है। सेक्शन 8 कहती है खतरनाक पदार्थ को हैंडल संभालने वाले व्यक्ति के कर्तव्य है कि रक्षा प्रक्रिया का पालन करें। सेक्शन 9 कहती है प्रदूषक तत्वों के रिसाव पर सरकारी विभागों को जानकारी देना होता है। सेक्शन 10 कहती है प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति। सेक्शन 11 कहता है नमूना लेने की शक्ति। सेक्शन 12 कहती है पर्यावरण प्रयोगशालाओं की शक्ति। सेक्शन 13 कहती है सरकारी विश्लेषकों के बारे में बात करती है। सेक्शन 14 कहती है सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट के बारे में बात करती है। सेक्शन 15 उपबंध उल्लंघन पर शास्ति की बात करती है। और सेक्शन 16 कंपनी द्वारा अपराध की बात करती है। और सेक्शन 17 सरकारी विभागों द्वारा अपराध की बात करती है, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब तुझे देखो बात करते हैं चैप्टर नंबर 4। देखो चैप्टर नंबर 4 है प्रकीर्णन, जिसमें सेक्शन 18 से 26 दी गई है, ठीक है। ये सेक्शन जो 4 है इसमें सेक्शन 18 से 26 दी गई। एक एक सेक्शन के बारे में हम बात करते हैं और मैं कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैंने सुना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, इसी आधार पर हम काम कर रहे हैं। तो देखो सेक्शन नंबर 18 क्या कहती है, सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाइयों के लिए संरक्षण। किसी की इंटेंशन नहीं थी कि ये बहुत बड़ा नुकसान मुझे करना है, उसने पूरे नियमावली, पूरे कानून या रक्षा प्रक्रिया का पालन करते हुए कोई भी काम किया, फिर भी कोई क्षति करे, कोई भी क्षति हो गई, ठीक है, घटना घटित हो गई, तो इस स्थिति में उसे संरक्षण मिलेगा। ये सेक्शन 18 कहती है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। सेक्शन 19 की बात करते हैं, ये अपराधों के संज्ञान लेने की बात करता है। कुछ स्थिति हैं उनमें अपराध लेने की संज्ञान की बात करता है। देखो दी गई किसी बात के ना होते हुए कोई भी न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकेगा।
सरकारी प्राधिकरण कोई न्यायालय में कंप्लेंट दायर करता है या कोई भी सरकारी प्राधिकरण केवल कंप्लेंट करता है, इस स्थिति में न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकेगा। ठीक है, अपराधों के संज्ञान लेने की बात सेक्शन 9 में की गई है। सेक्शन 20 क्या कहती है? जानकारी या रिपोर्ट है विवरणियों के बारे में बात करती है। जो जानकारियां हैं या रिपोर्ट है विवरणियां हैं उनके बारे में बात करती है सेक्शन नंबर 20। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। सेक्शन नंबर 21 धारा जो 21 है वो क्या कहती है? वो ये कहती है धारा 3 के क्लॉज 3 के अंतर्गत जो गठित प्राधिकरण के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, व अन्य कर्मचारियों को लोक सेवक होना। जो धारा 3 का क्लॉज 3 में जो प्राधिकरण है उनके सदस्य हैं, उसके अध्यक्ष हैं या उसके कर्मचारी हैं, वो लोक सेवक होंगे। वो क्या होंगे? लोक सेवक होंगे। अगली सेक्शन हमारी 22 ये बात करती है अधिकारिता का वर्जन। अधिकारिता के बारे में बात करती है, अधिकारिता कहाँ तक है उसके बारे में। तो देखो इसमें बात की गई न्यायाधिकार क्षेत्र पर पाबंदी है। इस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार प्राधिकरण, अधिकारी आदि आदेश या निर्देश के विरुद्ध सिविल कोर्ट कार्रवाई नहीं कर सकेगा। सेक्शन 22 समझना, फिर से मैं आपको समझाता हूँ। सेक्शन 22 क्या कहती है? ये कहती है कि न्यायाधिकार क्षेत्र पर पाबंदी की बात करती है। इस धारा के अंतर्गत जो केंद्र सरकार को जो प्राधिकरण है या अधिकारी है, उनका कोई भी एजेंसी से या ट्रिब्यूनल है, कोई भी चीज़ है, अगर वो कोई भी ऑर्डर है, कोई डिक्री जारी करता है तो उस पर कोई भी सिविल न्यायालय कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकेगा, ये बात कहता है। ठीक, सेक्शन जो आगे की 23, 24, 25, 26 ये इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। 18 सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण की बात करता है। 19 अपराधों के संज्ञान लेने की बात करता है। 2 कंडीशनों में सरकारी प्राधिकरण किसी न्यायालय में परिवाद दायर हो, और नंबर 2 अगर कोई भी सरकारी प्राधिकरण के परिवाद या शिकायत करने पर। ठीक, 20 जानकारी या रिपोर्ट है विवरणियों के बारे में बात करती है। सेक्शन 21 धारा 3 के क्लॉज 3 के तहत गठित प्राधिकरण के सदस्य, अध्यक्ष व अन्य कर्मचारियों का लोक सेवक होना। सेक्शन 22 अधिकारिता का वर्जन, न्यायाधिकार या क्षेत्र पर पाबंदी। इस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार प्राधिकरण, अधिकारी आदि आदेश निर्देश के विरुद्ध सिविल कोर्ट कार्रवाई नहीं कर सकेगा, ये इसकी बात करता है। और सेक्शन जो आगे की है वो इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आंधियाँ आती हैं आएंगी, यकी था तुझको, फिर भला बाग लगाने की जरूरत क्या थी, और जब तुझे गैर के दामन से लिपट जाना था तो मुझसे दिल को लगाने की ज़रूरत क्या थी। मैं इसी आधार पर पढ़ाता रहूँगा। कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है कभी कामयाबी मिल ही जाए, उसी आधार पर चले पड़ा हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बकाया सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट करें और इसे शेयर भी करें। और यदि हम पर कोई त्रुटि हो गई है, गलती हो गई है, तो कमेंट बॉक्स में उस गलती के सुधार हेतु हमें सुझाव दीजिए।